नोएडा में रहने वाले लोगों से तो मैंने यही सुना है कि नोएडा शिफ्ट होते ही कुछ समय के बाद मैं गंजा हो गया। गंजा और कई लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि वो क्यों हुए हैं। हार्ड वाटर के कारण हमारे फॉलिकल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि हमारे बाल दोबारा उग नहीं पाते हैं। हनुमान जी ने पहाड़ लिया था अपने कंधों पर। यमुना जो है वो सारे दिल्ली का गंद लेके अपने अंदर समा के यमुना माता जो है वो ट्रैवल कर रही है। दिल्ली में कुछ जगह है बवाना, नरेला, वहाँ पे 3,500 4,000 TDS का पानी आ रहा है। 4,000 TDS का पानी आ रहा है। लोग मतलब पीने लायक तो नहीं हो गया ना वो। कितने TDS तक पिया जा सकता है पानी? TDS तक आप 200 तक कंज्यूम करें तो ठीक रहता है। ओके, 4,000 तक तो मतलब 4,000 TDS आप पीने की छोड़ दीजिए। आप जब उसको ब्रश करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी आपने मुंह में डाला है। आगे आने वाली लड़ाइयाँ पानी पे लड़ी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह लड़ी जा रही हैं ऑलरेडी। तो एक वाटर सॉफ्टनर का एवरेज कीमत जो था उस टाइम पे 80-90 हजार रुपया था। 80-90 हजार रुपए का वाटर सॉफ्टनर, एंड इट वाज पार्ट ऑफ अ लग्जरी सेगमेंट जिसको आप बोलते हैं अपर मिडिल क्लास भी नहीं, अपर क्लास का प्रोडक्ट हुआ करता था उस टाइम पे। अगर किसी दिन हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाए कि हम एक बेसिक सिस्टम से हम पानी को ड्रिंकेबल बना पा रहे हैं तो शायद इस दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो बंदा इसको कर पाएगा उसको भगवान बोलेंगे। वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस एपिसोड में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं मैं जो कि आपसे जुड़ी हुई होगी फॉर श्योर। नहाते हैं आप, मुंह धोते हैं, फेस वॉश करते हैं, पानी एंड स्किन। तो वाटर की जो प्रॉब्लम है इंडिया में, हार्ड वाटर की स्पेशली, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि उनके बाल क्यों झड़ रहे होते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि उनके स्किन में प्रॉब्लम क्यों होती है। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारी मेडिकेशन चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बाद में फाइंड आउट होता है कि अच्छा वाटर हार्ड था या फिर हार्डनेस थी वाटर में। तो ये पूरा का पूरा वाटर की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो वाटर सॉफ्टनर बनाती हैं हार्डनेस। आयोनिक्स उनमें से एक ब्रांड है जिसके CEO मिस्टर लोकेश चावला हमारे साथ हैं। इनको हमने बुलाया है आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें आसानी से समझने के लिए कि आप ये समझ पाएं कि ये पूरा जो खेल है वाटर हार्डनेस का उसको कैसे सॉफ्ट बना सकते हैं। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो 500 से 1,000 रुपए तक के हैं, जो टैप में लगा लें या फिर नल में लगा लें तो सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बेटर चीज़ कैसे खरीद पाएं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ कि कैसे इस चैलेंज से लड़ पाएं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। तो स्वागत है टेक्टोनिक विद मुंजीर में। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आयोनिक्स कंपनी है, जो आपकी वाटर सॉफ्टनर कंपनी है, आइडिया क्या रहा इस पूरे, मतलब आप और भी कुछ कर सकते थे, बट इस वाले इंडस्ट्री में जो कि बहुत अभी भी इतना मेन स्ट्रीम नहीं है इंडिया में, कुछ ही नाम हम जानते हैं लाइक केंट, वी गार्ड एंड ऑल, तो आपकी एंट्री इसमें कैसे हुई और क्या आइडिया था इसके पीछे? तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम फेस करी होती है, तभी कोई बिजनेसमैन प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करता बिल्कुल। है। तो जो चश्मे वाला है वो चश्मे को देखेगा, है ना। जिसको बालों का शौक है वो सोचेगा कि मैं ये बिजनेस करूं। मेरे फादर का एक RO का काम था शुरू से। ही हैज बीन इनटू दिस बिजनेस सिंस द टाइम वाटर प्यूरिफिकेशन स्टार्टेड इन इंडिया। तो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट मेड आयोनिक्स अ ब्रांड, एंड जिसकी वजह से आयोनिक्स का बर्थ हुआ। तो उसमें ऐसा है कि 2012 में व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, अब जब शादी हो रही होती है तो सब अपना नया नया घर बनाते हैं, अपना बेडरूम बनाते हैं, बिल्कुल। अपना चाव से बाथरूम बनाते हैं, जिसका जितना होता है उसके हिसाब से वो अपने घर में इन्वेस्ट करता है। तो मुझे बहुत शौक था कि मेरे घर पे मेरे बाथरूम में महंगे महंगे सारे अप्लाइंसेस हों, मिक्सचर्स हों। 2012 की बात कर रहा हूँ, तब ये चीज़ें बहुत नई थी और बहुत एक्सपेंसिव भी थी एज कम्पेयर टू आजकल के उतना टाइम मेन में। स्ट्रीम में नहीं होंगी। हाँ, मेन स्ट्रीम में नहीं थी हाँ। तो एक्सपेंसिव भी थी, या। क्योंकि बहुत गिने चुने ब्रांड थे। तो मैंने मतलब अपना 1 महीने का सैलरी लगा के, उस टाइम पे मैं जॉब किया करता था। ओके। तो आई बॉट वन मिक्सचर विद अ शावर। अच्छा, ओके। तो उसमें बहुत खुशी से मैं वो खरीद के लेके आया। तो मैं फरीदाबाद में रहता था एंड आई गॉट इट इंस्टॉल्ड।
तो बहुत पैसा मैंने अपने हिसाब से अपने घर में लगाया। देन 6-7 महीने बाद मैंने जब उन चीज़ों की हालत देखी जिस पे मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, मुझे लगा कि ये ऐसा लग रहा है कि कहीं से पुराने खरीदे हो। ओके। तो फरीदाबाद में हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है जहाँ मैं रहता था। पहले हमें ये चीज़ के बारे में पता नहीं था। बीइंग अ पार्ट ऑफ, मैं जुड़ा हुआ था इंडस्ट्री से क्योंकि मेरे फादर का काम था, बट मुझे इस वर्ड के बारे में पता ही नहीं था कि ये है क्या। ओके। तो जब मैंने प्रॉब्लम फेस करी, देन आई गॉट टू नो कि ये प्रॉब्लम इस वजह से। मैंने अपने फादर से बात करी कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो ही टोल्ड मी कि वाटर सॉफ्टनर होता है, उसके ऊपर रिसर्च करो। तो मैंने चेक किया, बट एज अ प्रोडक्ट वाटर सॉफ्टनर जो उस टाइम पे अवेलेबल था, मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था एंड अर्न भी कुछ इतना बहुत अच्छा नहीं था उस टाइम के हिसाब से, तो एक वाटर सॉफ्टनर का एवरेज कीमत जो था उस टाइम पे 80-90 हज़ार रुपया था। 80-90 हज़ार रुपए का वाटर सॉफ्टनर, एंड इट वाज पार्ट ऑफ एक लग्जरी सेगमेंट जिसको आप बोलते हैं अपर मिडिल क्लास भी नहीं, अपर क्लास का प्रोडक्ट हुआ करता था उस टाइम पे। सो देयर वाज अ बिग गैप इन द मार्केट। अब दिमाग में ये तो था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, और पैसे इतने खर्च नहीं करने हैं। हाँ, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता था उस समय पे। हाँ। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या हो सकता है। इंडिया में उस टाइम पे ई कॉमर्स मार्केट भी थोड़ा सा प्रेवलेंट हो रहा था, मतलब कुछ वेबसाइट्स थी, अभी अमेज़न नहीं आया था। कब की बात? 2013 14 ओके ओके। हाँ, उस समय तो बहुत अर्ली स्टेज था। इट वाज जस्ट अ स्टार्ट। हाँ। तो आई चेक्ड ऑनलाइन की कुछ है क्या कि जिससे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, एंड देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। ओके। फिर आई चेक्ड इन अमेरिकन मार्केट्स, आई चेक्ड इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स, एंड फॉर्चुनेटली जहां मैं जॉब करता था मेरा एक टूर लगा यूएस का। ओके 14 में। तो मैं वहां गया एंड मैंने वहां चेक किया कि वहां पे क्या मिलता है। ये एक प्रोडक्ट था, मैंने वहां जाके चेक किया दैट एक बेसिक फिल्ट्रेशन के साथ में, नॉट कॉल्ड इट एज अ वाटर सॉफ्टनर, बट समथिंग दैट कैन टेक केयर ऑफ स्केलिंग पार्ट इन द फैमिली, और जो एक बेसिक फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके पानी से रिलेटेड। नहीं तो एक तो था कि या तो आप कुछ मत करो या 1 लाख रुपए खर्च करो। तो आई सॉ समथिंग दैट, जिससे मैं इंस्पायर हुआ कि आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट फॉर अ फैमिली बजट। मतलब अगर हम देखें कि एक 20,000 30,000 कमाने वाला, मैं उस टाइम पे इतना अर्न करता था, तो मैं कैसे अपने जैसे लोगों को, मेरे जैसा बहुत सारा क्राउड था, लेट से 20-30 करोड़ लोगों का क्राउड होगा जो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता था। यस बहुत। तो मैंने उसके ऊपर काम किया एंड आई गॉट दैट प्रोडक्ट बिल्ट, एंड फॉर्चुनेटली मैं ई कॉमर्स से भी जुड़ गया था। तो आप क्या वहां से ले करके कुछ प्रोडक्ट आया या फिर आइडिया लेकर के और बनाया आपने? फ्रॉम देयर आई गॉट इंस्पिरेशन। ओके, तो कुछ वहां से ले करके आप नहीं आए? नहीं, मैं लेके नहीं आया। ओके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक्सपेंसिव था तो वहां भी तो ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपेंसिव होगा। वो आज भी वी कैन नॉट कंपेयर टू व्हाट दे चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, इंडियन मार्केट के मुकाबले। आई टेल यू व्हाट हैपेंड, देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, है ना। तो 2014 में आई स्टार्टेड बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट एंड आई वाज एबल टू मेक समथिंग इन 2015। तो 2015 में ऑलमोस्ट जून जुलाई में आई गॉट इट इंस्टॉल्ड एट माय होम। ओके, खुद से अपना बना करके खुद से अपना बना के। ओके, एंड इट वाज नॉट अ सॉफ्टनर, नॉट आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर, क्योंकि वो तो एक महंगा प्रोडक्ट। अच्छा, तो था क्या वैसे, वो क्या बनाया था आपने? हमारी कैटलॉग में एक प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड एज अ डुओ टैंक फिल्टर। ओके, सो मैंने वो बनाया। इट वाज जस्ट बेसिकली 2 टैंक्स एंड इट वाज अ टेक्नोलॉजी दैट वाज ऑलरेडी वर्किंग विद आवर आरओ वाटर प्यूरिफायर्स। अच्छा, तो उसको बस एक बड़ी फॉर्म में करके वी लॉन्च्ड इट। पहले मैंने खुद यूज किया लगभग 1.5-2 साल, एंड देन वी लॉन्च्ड इट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon। सो क्योंकि वो प्रोडक्ट इतना सोचने के बाद और एक मिडिल क्लास मेंटालिटी से, एक मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस से बनाया गया था, इट वाज अ इंस्टेंट हिट ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, दैट वाज अ ग्रेट स्टोरी, लाइक कि आपने बना लिया और उसको लॉन्च कर दिया एंड नाउ यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। सबसे पहली बात ये करना चाहूँगा कि ये जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं ये हार्ड वाटर हो गया, ये सॉफ्ट वाटर हो गया, और इसी से जुड़ा हुआ एक नॉर्मल है कि आप हार्ड वाटर तो नहीं पी सकते, राइट?
और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो भी नहीं पी सकते, ठीक है। तो ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में मुझे फर्क बताएं, सिंपल। देखिए, जब मतलब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, है ना। जैसे लेट्स से आई एम एट अ एक्स लेवल इन माय जॉब या इन माय अर्निंग्स, है ना। वो एक्स लेवल पे आके मैं एक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है पीने का पानी, है ना। सो यू नो हाउ RO वाटर प्यूरिफायर्स आर पार्ट ऑफ एवरी होम राइट नाउ, है ना। हाँ, वो तो मतलब अब हर जगह RO वाटर, इनफैक्ट दिल्ली जैसे जगहों पे जहां ऑलरेडी ये लोगों को पता होता है कि वो प्यूरिफाइड वाटर ही आता है, RO का ही आता है, दिल्ली जल बोर्ड तब का, भी लोग स्टिल लगाते हैं पानी के लिए प्यूरिफायर लगाए, राइट। तो टियर 1 सिटीज में RO वाटर प्यूरिफायर का पेनिट्रेशन, एंड देयर आर कंपनीज दैट आर गिविंग वाटर प्यूरिफायर्स ऑन रेंट, वो सब मिला के आई वुड से इट्स अबाउट 95-96% RO वाटर प्यूरिफायर्स का। नाउ RO का पानी आपने कितना यूज करना है? एक 4 लोग की फैमिली में 10 लीटर एक दिन का मैक्स, यस, 10 लीटर ज्यादा से ज्यादा। 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इट इज बिटवीन 1.5 to 2 liters per person इंक्लूडिंग द कुकिंग पार्ट, हाँ, है ना। तो 8 लीटर 10 लीटर पानी आप यूज, बट एक फैमिली का यूटिलाइजेशन कितना है? इट इज अबाउट 200 to 250 liters पर डे। सो देयर आर अदर पर्पसेस जिनके लिए पानी यूज होता है ना। और पीने के मोस्टली अलावा उन्हीं के लिए यूज होता है, पीने के लिए तो सबसे कम यूज होता है, और हाँ। बाकी धोना है, नहाना है, एंड या वो आपके अप्लायंसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, है यस। ना। तो बाकी सब पानी के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, है ना, या हमने अभी सोचना शुरू करना है ना। जैसे जैसे लोगों में उत्साह बढ़ेगा इस चीज को लेके। तो व्हाट हैपेंस इज, जो RO प्यूरिफायर वाला पानी है दैट इज रिलेटेड टू TDS। RO प्यूरिफायर क्या करता है? पानी का TDS को कम करता है। TDS क्या है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ओके, है ना। ओके, तो पानी के अंदर बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, बट TDS एक ऐसा पैरामीटर है जो पानी बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट करता है। अब पानी में जो हार्डनेस है, विच इज बेसिकली अ कार्बोनेट और अ बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ एन एसेंशियल मिनरल विच इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, अगर आप कभी हार्डनेस टेस्ट रिपोर्ट देखें, हाँ, तो पानी में हार्डनेस इज कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस, ओके, है ना। हाँ, तो हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा? कैल्शियम को ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, सो व्हेन यू आस्क मी कि हार्डनेस एक्चुअली क्या है, हाँ, तो पानी जो सप्लाई में आ रहा है वो गंदा नहीं है, बट पॉल्यूशन के कारण, एफ्लुएंट्स के कारण, जो मतलब रिवर्स में पॉल्यूशन है, और जो फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन है, और जो नॉन ट्रीटेड सीवरेज का पानी है, हाउ दैट इज इफेक्टिंग आवर अंडरग्राउंड वाटर एंड आवर फ्लोइंग रिवर्स, दैट इज कॉजिंग द हार्डनेस इशू। ओके, तो ये हार्ड वाटर, मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम है क्या? मतलब अगर मान लिया जाए इस नोएडा की बात कर लें, तो 50 साल पहले ग्राउंड वाटर उतना हार्ड नहीं होगा जितना अभी है, मतलब ऐसा भी है क्या? एंड हाउ, क्यों है ऐसा? मतलब अगर 50 साल पहले उतना हार्ड नहीं था, क्योंकि पहले हमने भी, मतलब मैं बिलोंग करता हूँ रांची से, तो हमने अभी भी जितना ग्राउंड वाटर आता है वहां से, तो वहां मतलब नल का जो हैंड पंप का सिस्टम था, पहले लोग हैंड पंप का ही पानी को प्योर मानते थे, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि अंदर से आया है तो प्योर होगा, राइट। और हुआ भी करता था, बट ऐसा है क्या कि समय के साथ और पोल्यूशन के साथ हार्ड वाटर का भी रिलेशन है क्या कुछ? अगर हम देखें तो इस दुनिया में सिविलाइजेशन जो है, वो हमारा इतिहास, हमें अपना 20,000 साल का इतिहास पता है, और फिल्ट्रेशन कितना पुराना है? 15 साल, 20 साल, ओके, 20 साल ज्यादा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बुरा नहीं है, कभी भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कभी भी बुरी नहीं है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग से जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है ना, वो हमें आज नहीं दिखेंगी, उसको दिखने में टाइम लगेगा। तो नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत बहुत अच्छे शहर है, इतना पोटेंशियल है सभी शहरों के अंदर, लोग इतने कर्मठ हैं, है ना। दिल्ली NCR के, इवन पूरे इंडिया के लोग कितने कर्मठ हैं, अपने छोटे से 200 गज के घर में फैक्ट्री चला लेते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है कि कितने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं जो अपने घरों से दुनिया की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, है ना। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट उसका एक डाउन साइड भी है। अगर मैं 300 गज में या 200 गज में एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, या 100 गज में एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, राइट, तो मैं
जो मैं गंद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एफ्लुएंट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका ट्रीटमेंट कहाँ करूंगा? उससे ज्यादा एरिया तो एफ्लुएंट की ट्रीटमेंट्स में लग जाता है। तो लोग क्या करते हैं, उस पानी को या तो अपने सीवर सिस्टम में डाल देते हैं, ड्रेन में डाल देते हैं, क्योंकि बेस्ट और इजी वे यही लगता है, बेस्ट तो नहीं कहूंगा, इजीएस्ट वे। या हाँ, जहाँ पे मानो कि डाई का काम हो रहा है या कुछ ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पे लोग, वहां पे गवर्नमेंट डालने नहीं देती है ड्रेन के अंदर, क्योंकि वो फिर पूरे आपके सिस्टम को इफेक्ट करता है ना। तो फिर लोग क्या करते हैं, और सॉल्यूशन निकाल के बोर करके वापस जमीन के अंदर पानी डाल देते हैं। वो जो जमीन के अंदर का पानी है, आज अगर आप किसी जगह पे देखते हैं, जैसे आप मानो कि आप रांची में थे, तो हो सकता है पहले जो आपका पानी आता था वो 40 फुट 50 फुट पे मिल जाता था। आजकल आपको पानी ढूंढने के लिए 150 फुट पे जाना पड़ता है। और जितना आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जाता है, उतना पानी उसी हिसाब से गंदा होता जाता है। तो यहाँ से फिर वो इनफैक्ट मैन मेड प्रॉब्लम हो गई, ये तो हार्ड वाटर वाली प्रॉब्लम, क्योंकि सारी प्रॉब्लम, मैं दिल्ली में कुछ जगह है, बवाना, नरेला, वहां पे 3,500 4,000 TDS का पानी आ रहा है। 4,000 TDS का पानी आ रहा है। लोग, मतलब पीने लायक तो नहीं हो गया ना वो? कितने TDS तक पिया जा सकता है पानी? TDS तक आप 200 तक कंज्यूम करें तो ठीक रहता है। ओके, 4,000 तक तो मतलब 4,000 TDS आप पीने की सोचिए, छोड़ दीजिए। आप जब उसको ब्रश करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी आपने मुंह में डाला है। इतना खारा तो पानी। किस लेवल तक ये प्रॉब्लम जो है ना प्रेवलेंट हो गई है कुछ जगहों पर, एंड स्टिल पीपल आर एडजस्टिंग टू इट बिकॉज दे थिंक द सॉल्यूशंस आर वेरी एक्सपेंसिव। That is also true. That is the reason Ionics came into existence. तो इससे जुड़ा एक ये भी है कि अभी मान लिया, अभी लोगों को शायद चलो चल जा रहा है काम जैसे तैसे, अभी भी चल जा रहा है, बट एक टाइम आएगा जब एकदम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी जैसा आप बता रहे हो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं, अभी भी चल रही हैं, 10-15 साल के बाद पता चलेगा कि ये तो, और यमुना के साथ कमोबेश यही हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि हर किसी की लाइफ में एक स्टेज आता है। मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हम एक बेसिक इनकम से शुरू करते हैं, और हम जो पहले अपने बड़े भाई की पैंट पहना करते थे, एग्जैक्टली, खुद से खरीद करके फिर खुद से अपनी पैंट खरीदते हैं, जीन्स खरीदते हैं, एक अच्छी सी जैकेट खरीदते हैं, बिल्कुल बढ़िया सी घड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, है ना, फिर घर में RO लगवाते हैं अच्छा वाला, है ना। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, है ना। अब आपके पास थोड़ा और पैसा आता है तो आप सोचते हैं अपने हेल्थ के बारे में कि अब मेरे को बाल भी ठीक करने हैं। वो आपका शुरू में प्रॉब्लम नहीं होती, शुरू में तो पेट भरने का प्रॉब्लम होता है। आपका प्रॉब्लम आपको तब समझ आता है जब आप उसको सॉल्व करने लायक हो जाते हैं, है ना। तो ये जैसे जैसे एक लाइफस्टाइल आगे बढ़ रहा है ना, Tier 1 सिटीज में, Tier 2 सिटीज में लोग इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। ये हार्ड वाटर की प्रॉब्लम क्या क्या है? लाइक हार्ड वाटर से डायरेक्ट नुकसान क्या क्या है, अगर आप बता पाए तो इसके बारे में। हार्ड वाटर का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है कि वो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है ना। अगर बहुत हार्ड वाटर है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप, जैसे मैंने कुछ एरियाज का भी नाम लिया, तो बेटर है दैट आप जो भी कमाते हैं, आप अपने लिए ही कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, आप अपनी फैमिली की हेल्थ उस पानी से मत खराब कीजिए। चाहे आप टैंकर का पानी मंगवा लीजिए, और गो फॉर अ बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, एक बहुत सिंपल सा फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको 10,000 12,000 रुपए में आ जाता है, तो गो फॉर दैट। उससे एक नॉन फिल्टर्ड पानी से एक फिल्टर्ड पानी बहुत अच्छा हो जाता है। अब आपने पूछा कि क्या उससे इफेक्ट होता है, तो हार्ड वाटर की अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हार्ड वाटर से रिलेटेड है ना। जैसे कि हमारे हेयर फॉल हो गया, आजकल हेयर फॉल कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ज्यादा, तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना, डिप्रेशन हो जाता है कॉन्फिडेंस कम होने के कारण। स्किन की भी प्रॉब्लम है, स्किन रैशिंग, एक्जिमा। हमारे हार्ड वाटर के कारण हमारे फॉलिकल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि हमारे बाल दोबारा उग नहीं पाते हैं। हमारे अप्लायंसेस हैं, जैसे अप्लायंसेस कैसे खराब होते हैं हार्ड वाटर से? लाइक स्केलिंग हो जाती है, स्केलिंग हो जाती है, डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपॉजिट्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि उसमें एक्सेसिव कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। एग्जैक्टली। तो उससे तो हमारे अप्लायंसेस जैसे कि गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया,
डिश वॉशर्स हो गया, आजकल लोग हीट पंप्स लगवाते हैं, घर में अच्छे जेट लगवाते हैं, महंगे महंगे शॉवर्स लगवाते कपड़े हैं। भी तो खराब होते हैं। यस, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन से आप उसी पानी से अगर कपड़े धो रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ वॉशिंग टाइम, मशीन का ड्रम आप 6 महीने में सर्विस कराते हैं, उसमें इतना स्केलिंग निकलता है। मतलब गीजर खराब होते हैं, वॉशिंग मशीन खराब हो सकता है क्योंकि स्केलिंग हो जाए, क्योंकि ये फर्क पड़ता है। नोएडा के लोग जल्दी गीजर चेंज करते हैं कंपेयर टू दिल्ली। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन के साथ भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मेजरमेंट है, लाइक हार्ड वाटर को टेस्ट करना एंड सॉफ्ट वाटर को, सॉरी, जो नॉर्मल पीने का पानी है उसको टेस्ट करने के लिए तो TDS मॉनिटर आते हैं एंड देन यू कैन टेस्ट इट कि अच्छा इतना TDS है। तो प्रॉब्लम यहाँ मुझे लगता है पर्सनली कि जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ या फिर बहुत लोग रह रहे हैं तो जाते हैं एंड देन शिफ्ट होने के बाद चेक करते हैं कि अच्छा TDS कितना है, क्योंकि अभी TDS एटलीस्ट टियर 1 में इतना मेन स्ट्रीम हो चुका है कि बहुत सारे लोग TDS के बारे में जानते हैं, TDS मॉनिटर के बारे में जानते हैं कि चलो अमेजोन से एक TDS मॉनिटर ऑर्डर कर दिया और TDS चेक कर लिया, पानी पीने योग्य है, ठीक है, पानी पी सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब अगर आपको हार्ड वाटर को टेस्ट करना है तो उसके लिए मैंने आई ट्राइड सर्चिंग, बट मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं दिखा कि मैं एक चीज लगा करके देख लूं और पता चल जाए कि अच्छा ये हार्ड वाटर है और ये। तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं and, कितना इजी और कॉम्प्लिकेटेड है? हार्डनेस को चेक करने के लिए अभी मार्केट में जो प्रोडक्ट है विद दैट इज कॉल्ड हार्डनेस टेस्टिंग किट, उसको यूज करना एक TDS मीटर को यूज करना जितना आसान नहीं है। एवरीबडी वांट्स अ TDS मीटर, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि पीने का पानी तो मेरे को चेक करके ही लेना है। लेकिन जहां हार्डनेस की बात होती है, क्योंकि वो दिखता और तुरंत ऐसी हार्डनेस एक ऐसी चीज है, हार्डनेस इज समथिंग की वो आप तो पीना नहीं, आपको वॉशरूम का पानी तो पीना नहीं है, आपको पीना तो ये तो आप उसको चेक कर लेते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हार्डनेस। तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों और उसको टेस्ट कैसे होता है? सारी बात वहीं आती है कि अभी वो इतना मेन स्ट्रीम है नहीं। ओके, तो देयर आर कंपनीज दैट आर वर्किंग टू गेट इट इन अ TDS मीटर लाइक फॉर्म। अच्छा, इवन वी आर डूइंग आवर ओन रिसर्च कि हम इसको कैसे इजी बना सकते हैं। तो वी हैव नॉट येट सक्सीडेड, बट विल डू समडे। तो अभी द थिंग टू वॉच फॉर इज हार्डनेस टेस्टिंग किट। ओके, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, है ना, बट आपको एक किट खरीदना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 600-700 का वो किट आता है। तो आप उससे जो है अपने घर का हार्डनेस चेक कर सकते हैं, एफिशिएंटली चेक कर सकते हैं। कितना भी लेवल का हार्ड हो वाटर, उसको सारे वाटर को सॉफ्ट कर देता है सॉफ्टनर, या फिर एक लिमिट होती है, अपर लिमिट की नहीं इससे ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे? किसी भी कंज्यूमेबल चीज की ना कोई लिमिट होती है। अगर मैंने फरारी खरीदी है तो वो 300 किलोमीटर तक चलेगी, 300 किलोमीटर पर आवर तक चलेगी, वो कंज्यूमेबल आइटम है। अगर मैंने बलिनो खरीदी है तो वो 150 तक चलेगी। तो इसी तरीके से मेरा RO प्यूरिफायर जो है वो कितने TDS तक चलेगा और मेरा सॉफ्टनर जो है वो कितने हार्डनेस तक चलेगा, इन सब चीजों की एक लिमिट है। तो हाँ, सॉफ्टनर की भी एक लिमिट होती है कि वो इतने हार्डनेस तक को क्योर कर सकता है। तो इसमें वाटर की वेस्टेज, क्योंकि मैं इसको लेकर के बड़ा कंसर्न रहता हूँ कि घर पे जो RO लगा हुआ है, एक बॉटल पानी निकालो और वो अपना पता नहीं कितना उसका वाटर सिंक में जाता है, वो एक्स्ट्रा बर्बाद ही होता है। तो इसके साथ भी कितना, जैसे मान लिया 25 लीटर इसने क्लीन किया तो वो कितना बाहर कितना निकालता है, वेस्ट कितना करता है पानी? देखिए, इट इज अ इविल ट्रुथ दैट RO एक ऐसी नेसेसिटी है जिसके लिए हमें पानी वेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना, अदरवाइज हो ही नहीं सकता है। अदरवाइज आप पानी कंज्यूम ही नहीं कर सकते। तो आप चाहे बॉटल मंगवाएं बाहर से तो वो भी वेस्ट करके दे रहा है आपको। ये आप बड़ा चाहे बॉटल खरीदें, चाहे आप अपने घर में RO लगाएं, तो आपको पानी को साफ करने के लिए पानी बर्बाद करना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, आयोनिक्स ने इसमें बहुत काम किया है। हम लोग ने क्या किया है, हमारा जो वाटर सॉफ्टनर है, हमने उसकी रेजिन की डेंसिटी को बढ़ा दिया है। व्हाट इज रेजिन? रेजिन क्या होता है? रेजिन बेसिकली एक फिल्टर मीडिया है जो पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करता है। ओके। तो सॉफ्टनर के अंदर रेजिन भरा रहता है। तो हमने अपने रेजिन की होल्डिंग कैपेसिटी को मार्केट में जो बाकी कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले अप्रोक्सीमेटली 30% तक बढ़ा दिया है। ओके। अब उससे क्या हुआ है कि हमारे सॉफ्टनर के अंदर जो पानी का वेस्टेज है वो 30% कम हो गया है। ओके। क्योंकि उसका रीजनरेशन का पीरियड 30% ज्यादा टाइम के बाद आता है।
तो आपका 30% सॉल्ट भी बचता है और 30% आपका पानी भी बचता है ना। बट वो आपको पानी जब आप रीजनरेशन करेंगे तो आपको वेस्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट ऑफ दैट। बट द गुड थिंग इज कि आजकल जितनी भी सोसाइटीज होती हैं, गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है दैट गवर्नमेंट सोसाइटीज दैट हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ फ्लैट्स शुड हैव अ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपका ये जो पानी जा रहा होता है ये वेस्ट नहीं हो रहा होता है, ये एसटीपी में जा रहा होता है और ये वापस से घूम के आपके फ्लश में यूज होता है। सो एवरी डे इफ अ फैमिली इज यूजिंग अबाउट 1000 liters of water, approximately 300 to 350 liters is for draining inside the flush. Okay. So that water can be reused in that kind of form. और वो क्या होता है, जैसे अभी मार्केट में, मतलब मैं जब देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे ऐसे एड्स दिखे कि आप टैप में लगवा लो, शावर में लगा लो। वो किस तरह के होते हैं? उसमें क्या होता है कि शावर वाले भी होते हैं, टैप वाले भी होते हैं, वो मिलते हैं 1000 2,000 रुपए के, जो उसमें लगाते हैं। उसमें क्या यूज है, वो कितने इफेक्टिव होते हैं कस्टमर के? आप टैप फिल्टर्स और पॉइंट ऑफ फ्लो फिल्टर्स की बात कर रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, है ना, और माय ओनर डज नॉट अलाउ मेकिंग एनी चेंज टू प्लम्बिंग, वो ड्रिल नहीं करने देता है, सॉफ्टनर के लिए कुछ काम करना पड़ता है ना, आपका पाइपिंग चेंज करना पड़ेगा, प्लम्बिंग होता है थोड़ा सा। तो अगर मेरा ओनर वो नहीं करने दे रहा है, स्टिल आई फील लाइक कि मुझे एक बेसिक फिल्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो पॉइंट ऑफ फ्लो फिल्टर्स लग जाते हैं, मतलब जहां से शॉवर का पानी बाहर निकल रहा है वहां पे एक छोटा सा हम फिल्टर लगा देते हैं, ताकि उससे पानी आपका एक बेसिक तरीके से साफ हो गया। वो सॉफ्टनर नहीं होता है किसी भी तरीके से। अच्छा, ओके, बट बेसिक फिल्ट्रेशन होता है। जैसे उसमें जाली लगा होता है मिट्टी रोकने के लिए, उसके अंदर मीडिया होता है मिट्टी को ट्रीट करने के लिए, और एक्टिवेटेड कार्बन होता है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो उन फिल्टर्स के अंदर डाली जाती है। बट उनकी लाइफ भी तो बहुत कम होती है ना, क्योंकि अब दिन भर में अगर 5 बार यूज, या मतलब वो छोटा सा है, अब उसमें कितने सारे रेजिन होंगे और कितना वो चलेगा, वो मुझे देख करके बड़ा लगा, कितने ही दिन चलेगा ये, कितना दिन ऐसे। नॉर्मल लाइफ क्या होती है? जैसे 1000 1200 2000 रुपए के जो मिलते हैं टैप में लगाने वाले मार्केट में, सबसे ज्यादा पॉपुलर इनफैक्ट वही हैं। आप अमेजोन पे जाओ, कहीं जाओ, तो वो बेस्ट सेलिंग में ही रहते हैं, क्योंकि सारे लोग लगाते हैं। तो उनकी लाइफ क्या होती है, वो जो पोर्टेबल वाटर सॉफ्टनर हो गए, so called water softener? They should not be called as water softeners. They are water filters. लाइफ जो है, मतलब ये भी ना एक बहुत ओपन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। अब आपके यहाँ पे अगर हार्डनेस का लेवल 1000 है या 500 है या 200 है, अब वहां पे कुछ ऐसा मेंशन तो होता नहीं है कि कितने हार्डनेस पे कितना लाइफ है। वो तो बस बोल देते हैं कि 3 महीना में कार्ट्रिज चेंज कर लो या 6 महीना में कर लो। तो हाँ, स्टैंडर्ड 3 से 6 मंथ वहां पे लिखा होता है। हाँ, यस। तो बेसिकली मानो कभी बारिश का पानी आ रहा है, पानी में मिट्टी मिक्स होके आ गई, है ना, तो जुलाई के किसी महीने के किसी दिन इतनी मिट्टी आ जाती है जितनी साल में कभी नहीं आती। अच्छा, तो वो हो गया काम उसका तभी। आपने एक दिन 1 जुलाई को लगाया, 2 जुलाई को बारिश आई, 3 जुलाई को कार्ट्रिज खत्म। ओके, सो इट डिपेंड्स। आपको नहीं पता लगता। वो बेसिकली कोई पैरामीटर को तो चेंज करेगा नहीं, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि क्या है। बट जो एक्चुअल वाटर सॉफ्टनर है उसके साथ आपको ये फैसिलिटी मिलती है दैट इट मेक्स चेंजेस टू योर पैरामीटर्स। अच्छा, that you can quantify. अच्छा, okay. So there is no way to quantify what is the output of a spot filter. But yes, if you don't have an option, it is a very good thing to have filtered water. At least some kind of filtration. Some kind of filtration is there before you consume the water. एक चीज और है कि नॉर्मल इंसान, जैसे पानी से फेस वॉश कर रहा हूं मैं या फिर गार्गल कर रहा हूं, तो हार्ड वाटर नॉर्मली कैसा होता है? मतलब टेस्ट में कैसा होता है? क्या वो खारा ही होता है या फिर कुछ अलग सा टेस्ट होता है? या फिर लेट से स्किन पे अगर यूज किया जा रहा है तो क्या बहुत ज्यादा, एक ये प्रॉब्लम मैं नहीं समझ पाता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फेस वॉश करते हैं और करते ही रह जाते हैं, बहुत देर तक फेस वॉश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लीन हो नहीं पा रहा है। ये मैं कई बार नोटिस करता हूँ। और कहीं कहीं का पानी होता है कि बिल्कुल एक बार में ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लीन हो गया फेस। तो ये पानी की टेंडेंसी होती है, क्या होती है? लाइक ये कैसे पता चलता है? सब जो है ये पानी में आपका हार्डनेस के परेशानी के कारण ही होता है। तो
सोप का काम करना पानी की हार्डनेस पे डिपेंड करता है, ओके। है ना? तो आपका पानी कितना लादर कर रहा है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि उसमें हार्डनेस कितना है। तो सोप की इफेक्टिवनेस आपकी पानी की हार्डनेस के ऊपर बहुत वेरी करती है। मतलब ज्यादा हार्डनेस है तो सोप कम इफेक्टिव होगा। कम इफेक्टिव होगा। अच्छा, ओके। तो कम उसका लेदर मतलब झाग कम कम बनेगा बनेगा, उसका। हाँ। ओके। ये एक बेसिक फॉर्म है अच्छा। जिससे हमें पता चल जाता है कि पानी यहाँ पे हार्ड है। और ये वाली जो प्रॉब्लम बताई आप उससे रिलेट मतलब क्या आपने ये फिर कई बार होता है, मतलब मुझे ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे जब जाता हूँ तो व्हेन आई ट्राई टू वॉश माय फेस तो होता है कि वो जो जिस फेस वॉश से आप वॉश कर रहे हो वो लगता है कि 10 बार भी आप ऐसे ऐसे कर लो तो फिर भी वो बहुत एक जब होता है ना कि ऐसा फील ही नहीं होता है क्लीन हुआ, और झाग बना ही रहता है। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है कभी कभी। तो प्रॉब्लम तो ये हार्ड वाटर से रिलेटेड ही है। हार्ड वाटर से। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अब क्योंकि मैं इसके साथ इतना जुड़ा हूँ तो मैं कहीं पे हाथ धोता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे वाटर सॉफ्टनर लगा है कि नहीं लगा है, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री टेकिंग केयर ऑफ इट डे एंड नाइट। तो अगर आप भी वो पानी यूज करने लगेंगे तो फिर आपको दूसरा पानी वैसा लगेगा कि Okay. तो देर आर मेनी गुड थिंग्स अबाउट सॉफ्ट वाटर, है ना? देर आर मेनी गुड थिंग्स अबाउट द वाटर दैट यू आर यूजिंग, द क्लीन वाटर, है ना? अगर एक कोई बेसिक फिल्ट्रेशन से भी फिल्टर्ड पानी आप यूज कर रहे हैं और नॉन फिल्टर्ड पानी आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंस पता लगने लग जाता है। तो जब वाटर सॉफ्टनर ऑटोमेटिक इतना आगे आ चुके हैं, जब सब कुछ साफ ही कर दे रहे हैं वो, तो क्यों वो पानी क्यों नहीं हम पी सकते? वाटर सॉफ्टनर जो है हाँ। वो आपका डिजॉल्व्ड सॉलिड्स पे काम नहीं करता है। अच्छा। डिजॉल्व सॉलिड्स पे मतलब जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट है, हाँ। उसको साफ करने के लिए आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, जिसके अंदर अच्छा। आपको पानी वेस्ट करना पड़ता है। ओके। अगर किसी दिन हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाए हाँ। कि हम एक उसमें बेसिक सिस्टम से हाँ। हम पानी को ड्रिंकेबल बना पा रहे हैं तो शायद इस दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाए। राइट। यस। और जो बंदा इसको कर पाएगा उसको भगवान बोलेंगे। क्योंकि मैं पहले कुछ टाइम पहले देख रहा था, एक बिल गेट्स का वीडियो देखा था मैंने। बिल गेट्स किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा करके वो प्रचार कर रहे थे कि देखो मैं फ्लश का पानी पी रहा हूँ, मतलब वो ट्रीटेड पानी था, एक ग्लास। वो वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था कि बिल गेट्स वाज ड्रिंकिंग, सबने देखा था। सबने देखा था। तो वो कैसे वो भी हो जाता है, लाइक इतना इफेक्टिव है चीजें कि देखिए अब क्योंकि फ्रेश वाटर जो है एक लिमिटेड सोर्स है ना? एंड आपने देखा होगा कि आजकल बातें होती हैं कि आगे आने वाली लड़ाइयाँ पानी पे लड़ी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत जगह लड़ी जा रही हैं ऑलरेडी, मिडिल ईस्ट को ले लीजिए। बिल्कुल, कितना बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम है पानी का। बहुत बड़ी। फ्लोइंग रिवर्स नहीं है, बारिश नहीं होती है, तो रिचार्ज नहीं होता है बेसिकली ग्राउंड वाटर का। तो बेसिकली जो बिल गेट्स ने एक वो जो स्टंट किया था या किसी भी तरह का ऐसा कुछ है, तो इन सब टेक्नोलॉजीज पे काम इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी सिटीज दुनिया में ऐसी हैं जो ऑलरेडी दे आर गोइंग बैंकरप्ट इन केस ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। हमने जोहानिसबर्ग का बारे में सुना होगा, कितनी सारी सिटीज में ऐसा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत, हमारे इंडिया में बैंगलोर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैंगलोर में जो पानी का लेवल है वो बहुत डाउन है ना? और हम बहुत ज्यादा बोरवेल डिपेंडेंट है। अब इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है, जो सिटी बनी गई थी 1 करोड़ लोगों के लिए, वहां पे 3 करोड़ 4 करोड़ लोग रहने लगे हैं, तो वहां पे रिसोर्सेज तो एक्सप्लॉइट होंगे ही ना। मतलब ये दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है? मतलब यहाँ इंडिया में तो चलो वाटर सॉफ्टनर को लेकर के उतनी ज्यादा जागरूकता तो नहीं ही है, मतलब टियर 1 शहरों में तो ठीक है, बट टियर 2 टियर 3 तो नोबडी केयर्स अबाउट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाहर दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है, लाइक यूएस एंड यूरोप में क्या क्या हो रहा है? वहाँ क्या हमसे बेटर टेक्नोलॉजी है, या फिर क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि उधर हार्ड वाटर की भी प्रॉब्लम बहुत है दूसरे कंट्रीज में, लाइक यूएस एंड ऑल, तो वहां भी यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है या फिर वो कुछ और ही कर रहे हैं? ऑलमोस्ट जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है ना, वहां पे आपको हार्ड वाटर का प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो यूएस हो चाहे कनाडा हो।
कनाडा नहीं इतना, कनाडा में उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, चाइना हो, रशिया हो, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। और जितने भी अच्छे लोग घर बनाते हैं वहाँ पे सॉफ्टनर होता ही होता है। ओके, वो इंडस्ट्रियल ऑलमोस्ट 90% होम्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इंडिया में ऐसा भी मतलब कई सारे सोसाइटीज में तो वो मतलब एक होता है ना कि एक जैसे आपकी भी कंपनी है तो आप डील करते होगे नॉर्मल कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट में और इंडस्ट्री ओरिएंटेड, तो वो लोग कितना आपको क्या लगता है, लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इंडिया में इनफैक्ट नोएडा वगैरह में सोसाइटीज जो हैं इसे लेकर के कितना सीरियस हैं, कर रहे हैं, या फिर सिर्फ बोलने को बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये भी लगा हुआ है, हमारे यहाँ वाटर सॉफ्टनर है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं आज के टाइम में सोसाइटीज में ना एक मैंडेट सा हो जाता है कि आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। WTPs मोस्टली अच्छी सोसाइटीज में अच्छे बिल्डर्स लगाते हैं, बट फिर प्रॉब्लम यही है कि मैनुअल प्लांट्स लगाते हैं पैसे बचाने के लिए। ओके, कॉस्ट कटिंग आ जाती है वहीं पे, और मैनुअल प्लांट्स जो है ना वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो हम लोग ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आयोनिक्स में बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आपका फ्लैट्स में क्या प्रॉब्लम होता है सॉफ्टनर का, कि अगर आपके 4 बाथरूम्स हैं तो आपको 4 शाफ्ट से अगर पानी आ रहा है तो 4 अलग सॉफ्टनर लगाने पड़ेंगे, है ना। किचन के लिए अलग, हर बाथरूम के लिए अलग, क्योंकि अलग अलग शाफ्ट से आ रहा है तो अलग अलग शाफ्ट से आ रहा है तो एक मेन टैंक पे तो लग नहीं सकता। तो एक सॉफ्टनर की एवरेज कॉस्ट अगर 40,000 है तो लेट्स से 30,000 है, तो 4 आपको पूरे घर के लिए 1,20,000 रुपए लगाना पड़ता है। देन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे आजकल लगता है वो है कि हर बंदे को अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है ना। इन 4 सॉफ्टनर्स को चलाने के लिए आपको साल में कम से कम 4 बार किसी को अपने घर में बुलाना पड़ेगा। हाँ, ये भी बात है, है ना। 4 सॉफ्टनर्स का AMC कराना पड़ेगा। देन देयर आर 4 इक्विपमेंट्स टू मेंटेन पर फ्लैट, है ना। अभी एक बिल्डिंग में अगर 50 घर है तो 200 सॉफ्टनर लगाने पड़ेंगे। ओके, सो आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि इसका कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। सो आयोनिक्स हैज कम अप विद अ सिस्टम वेयरइन, जैसे बंगलोज में होता है दैट यू पुट अ सॉफ्टनर जस्ट बिफोर योर ओवरहेड टैंक एंड पूरे घर में साफ पानी आएगा क्योंकि टैंक में साफ पानी है। अच्छा, हाँ, साफ पानी है। वहीं तो वी हैव कम अप विद सॉफ्टनर्स दैट कैन बी इंस्टॉल्ड जस्ट बिफोर योर ओवरहेड टैंक ऑफ द टावर। अच्छा, वो वहीं से। नाउ द बेस्ट पार्ट, आपको अभी खर्च करना पड़ रहा था 1,20,000 रुपए। अगर आप टावर लेवल पे अपना सिस्टम लगवाते हैं तो एक फ्लैट का खर्चा आता है 10 से 15,000 और ईयरली मेंटेनेंस आता है 3 से 4,000। तो 15,000 खर्च करके आपको पूरे घर में सॉफ्ट पानी मिल जाता है। सो हमने ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बनाया एंड वी हैव लॉट ऑफ इंक्वायरीज रिगार्डिंग दैट एंड द सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव। सो इवन फ्लैट्स के लिए हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन जो है हमने डिजाइन किया है। ये दिल्ली मतलब मोस्टली हमेशा ये सुनने को मिलता है कि इतने टाइम हो गए, इतने समय से यमुना जो है दिल्ली की, मतलब दिल्ली से जो बहती हुई यमुना जाती है उसमें गंदगी, झाग, अभी रिसेंटली जब वीडियोस आते हैं इतना ज़्यादा झाग बना हुआ होता है, तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या मतलब कौन क्या कर रहा है और कैसे ये इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कैसे ठीक हो पाएगा ये, लाइक क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी इसमें लगी होंगी सफाई में क्योंकि इतने सारे बजट एलोकेट होते हैं, बट स्टिल आखिर ऐसा कितना ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिसिटी जा रही है कि बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पा रहा है ये, कि क्या चल क्या रहा है इसमें। लाइक जैसे हनुमान जी ने पहाड़ लिया था अपने कंधों पर, यमुना जो है वो सारे दिल्ली का गंद लेके अपने अंदर समा के यमुना माता जो है वो ट्रैवल कर रही है। देयर आर थिंग्स दैट आर गेटिंग डन, बट क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम 20-25 साल 30 साल की जो एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ हुई है सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर, अब क्या है कि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाता है ना। और पहले आई एम श्योर कि पहले तो कुछ रेगुलेशंस नहीं होंगे, लाइक 20 साल पहले की जब बात कर रहे हैं तो कई सारे रेगुलेशंस तो तब होंगे भी नहीं। एग्जैक्टली तो बिल्डर्स ने क्या कर रखा है कि अपना सीवरेज जो है, बिल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पुट अ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट दे यूज द वाटर इनटू द फ्लश टैंक्स एंड देन only the treated part of the sludge is
ड्रेन इनटू द सीवरेज। अब क्या है कि इतनी रैपिड अर्बनाइजेशन में और शायद कुछ करप्शन के कारण भी बहुत सारी सोसाइटीज और इवन झुग्गियां झोपड़ियां ऐसी बन गई हैं। अब सीवरेज तो हर जगह प्रोड्यूस होता है, तो वो सब जो है इकट्ठा करके इट इज गोइंग इनटू यमुना। अभी जब 70-80 लाख लोग अपना डेली का गंद उस यमुना में डाल रहे हैं, है ना, अब अगर गवर्नमेंट काम करना भी शुरू करती है, अगर रोज भी कम से कम 10,000 लोगों को ठीक करती है, तब भी इसको ठीक करने में 700 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, बेस्ड ऑन अ सिंपल कैलकुलेशन, है ना। एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग इट एट अ वेरी गुड पेस। सो देयर आर एक्चुअली क्या हुआ कि इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हुई कि हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जहाँ पे आपका गंद मतलब जो सिटी का गंद था वो ट्रीट होना था, हमने उस हिसाब से डेवलप नहीं किए। और एसटीपीज को भी क्या पता कि जहां में बनाया गया था 1 लाख लोगों की फुलफिलमेंट के लिए, वहां पे अब 10 लाख लोग या 20 लाख लोग रह रहे हैं। कितने लोग सिटी के अंदर आते हैं और उस अनरेगुलेटेड अनऑर्गेनाइज्ड जगह पे रहते हैं। जितना भी लेबर है, लेबर क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है, उसमें जैसे यमुना का वाटर उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज होता होगा? लाइक जैसे उसको अगर सब मान लिया नदियों की सफाई करनी है, तो उसको भी कोई टेक्नोलॉजी या फिर किसी चीज से या फिर ऐसे ही बस साफ कर दो? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे यमुना साफ होने का मतलब लिटरली क्या है? मतलब अब कूड़े जा रहे हैं, ये सारी चीजें साफ करना, या फिर उसको कैसे साफ करना? एक तो यही नहीं समझ में आता है कि यमुना को क्लीन करने का मतलब क्या, मतलब उसमें से सिर्फ गंदगियां निकाल देना या फिर वाटर को कुछ करना? लाइक दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं जो रिवर होती है बीच में, लाइक दिल्ली के बीच में रिवर क्रॉस करती है, शुड बी लाइक बढ़िया, देखने में भी क्लीन एंड वाटर भी क्लीन, बट इट्स नॉट। तो उसको लेकर के क्या क्या होता है दूसरी कंट्रीज में? क्लीन करते होंगे उन्हें। यमुना के पास में जो अनरेगुलेटेड कॉलोनीज बनी हैं, इन सबको अभी साफ कर रही है। क्यों कर रही है? देखिए उसके पीछे बहुत बैकलैश है ना, पॉलिटिकल, हाँ, वो तो पॉलिटिकल मुद्दा है, एग्जैक्टली। बट एक ओवरऑल ये बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, जिससे एक लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बनाया जा सकता है। अच्छा, वो तो मतलब वही कहने का मतलब वही हुआ कि ट्रीटमेंट प्लांट ही उसके सोल्यूशन है, लाइक वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट। तो ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या है कि वहां पे जो वेस्टेज है, जो खराब पानी है, जो नदी में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए उन्हें, तो उनको क्या ट्रीट किया जाता है? मतलब क्या किया जाता है? मतलब वो उसमें क्या हो रहा होता है उस पूरे प्रोसेस में? तो उसके बाद आखिरकार पानी तो जाएगा यमुना में ही ना, तो वो पानी हार्मफुल नहीं होगा? देखिए वाटर फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वाटर सॉफ्टनिंग हो गया, ऐसे एक कॉन्सेप्ट है वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, एसटीपी का। तो एसटीपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके फ्लश में से जो भी गंदा पानी जा रहा है, उसको ट्रीट करने के कॉन्सेप्ट को एसटीपी, मतलब उसको ट्रीट करना जो प्लांट करता है उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। इसी तरह से जो फैक्ट्रीज में गंद प्रोड्यूस होता है, या मानो कोई प्लास्टिक मोल्डिंग कर रहा है, उसको प्लास्टिक को धोने के लिए पानी को यूज कर रहा है, तो वो एफ्लुएंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो एफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए ईटीपी का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली यमुना का गंदा होने का कारण ये है कि अभी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं जो आसपास यमुना के बसी हुई हैं, वो वहाँ अपना सारा का सारा गंद जो है बिना ट्रीट करे हुए यमुना के अंदर डंप कर रही है। अब जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं उनको एक लाइन दी जाएगी जो कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगी। हो सकता है अभी भी वो लाइन बहुत जगह पे हो, बट क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड नहीं हुए थे, अगर एक प्लांट की कैपेसिटी लेट से 5 करोड़ लीटर पर डे की है और उसके पास सीवरेज आ रही है 40 करोड़ लीटर, तो वो 35 करोड़ तो बिना ट्रीटमेंट के चली जाएगी ना, उसके अंदर से होके चला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी, इस तरीके से अपग्रेड कर रही है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नए आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो इट इज अ इवेंचुअल प्रोसेस
जैसे उसको गंदा करने में हमें 20 साल लगे हैं ना, वैसा हम्म, साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, हो जाएगा, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। सिर्फ यमुना नहीं, सारी रिवर साफ हो जाएंगी। हाँ क्यों नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो मैं ये देखता हूँ कि मैं 10-15 साल पहले देखा करता था कि चाइना में शंघाई और जो कैपिटल सिटी है वहाँ की, तो बीजिंग में लोग मास्क लगा के चलते थे। अखबारों में आता था कि वहाँ इमरजेंसी हो गई, वहाँ 500 से ऊपर AQI चला गया, तो हम लोग सोचते कैसे जीते हैं ये लोग मास्क लगा के। नाउ आप वहाँ का AQI देख लीजिए, बहुत बढ़िया हो चुका है। तो और वही सेम चीज हमारे यहाँ हो गई, उससे भी ज्यादा हो गई, बट ठीक नहीं हो पा रही। वही बात है कि प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। तो एक्चुअली जैसे आपने बोला कि सिटीज के बीच में से रिवर फ्लो करती है, आज लंदन में थेम्स को देखने का बहुत मजा आता है। हाँ बिल्कुल, सारे वो तो लैंडमार्क है फोटो खिंचाने के लिए सारे लोगों को, जो भी लंदन जाते हैं वो तो होनी चाहिए। यस। तो आज से लगभग 40 साल पहले थेम्स में यमुना जैसा आपको सीन देखने को मिला होगा। आप सर्च करिए गूगल पे, थेम्स में भी एक टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, 40 नहीं कुछ ज्यादा साल पहले का होगा, आपको फ्लॉथ वाला पानी दिखेगा। तो सिटी ने अपने को इम्प्रूव किया है, इसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। मतलब हमारा देश अब भी तो कर लिया उन्होंने क्लीन, लाइक नाउ एवरीथिंग इज क्लीन, एवरीथिंग इज क्लीन, सो इट टेक्स टाइम। मतलब सारी बात वही घूम के आती है। इट इज अ इवेंचुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये जो इंडस्ट्री है अभी जो इंडिया में फिलहाल वाटर सॉफ्टनर वाली इंडस्ट्री है, ये कैसे ग्रो कर रही है? मतलब ग्रो कर रही है या फिर व्हाट यू फाइंड कि स्टैग्नेंट है या फिर ग्रोइंग है, या फिर क्या फ्यूचर है इसका? इफ आई गो बाय द नंबर्स, इंडिया में टोटल वाटर फिल्ट्रेशन का जो मार्केट है दैट इज अराउंड 4.5 to 5 billion dollars. Okay. That's a per year statistics. And about 70% of the part of this is taken by RO purifiers. तो आप RO purifiers की आज अगर आप बात करें तो they have about 90% penetration, 90 to 95% penetration in tier 1 cities and about 70 to 80% penetration in tier 2 cities and about 30 to 40% पेनिट्रेशन इन टीयर 3 सिटीज। ओके। जबकि वाटर सॉफ्टनर की अगर हम बात करें तो उनका पेनिट्रेशन जो है टीयर 1 सिटीज में तो आपको मिल जाएगा कुछ, लेट्स से 25%, इंक्लूडिंग दैट टैप फिल्टर्स एंड ऑल दैट। एंड वाटर सॉफ्टनर्स का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। द मार्केट, द टोटल मार्केट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल सॉफ्टनर्स एंड होम सॉफ्टनर्स जो है वो 700 से 800 मिलियन डॉलर, दैट इज नॉट इवन 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। बट इंडस्ट्री में ना बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है। अभी टीयर 1 सिटीज में कुछ 25 से 30% पेनिट्रेशन है, इंक्लूडिंग दोस टैप फिल्टर्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। अब जब लोगों को प्रॉब्लम समझ आ रहा है तो टीयर 2 और टीयर 3 में भी आगे चलता जा रहा है। बट द मार्केट इज ग्रोइंग एट अबाउट 7 to 8% पर ईयर। बट वी सी कि ये मार्केट कम से कम इट विल बी 2.5 बिलियन बाय 2030-31। ओके। मैं वही शुरू में पूछ रहा था कि कैसे लोग जज करें कि उनके घर का वाटर हार्ड है। मतलब ये तो हाथ में पानी लेने से या फिर गार्गल करने से या फिर वैसे तो पता चलेगा नहीं कि वाटर हार्ड है, क्योंकि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वाटर हार्ड है समझने के लिए। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है टीडीएस और हार्डनेस के बीच में, बट एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है जगहों पर, हार्डनेस जो है अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ योर टीडीएस लेवल होता है। अच्छा, तो अगर आपके यहाँ पे लेट से 1000 टीडीएस आ रहा है, 950-1000 टीडीएस आ रहा है, तो आपका अप्रोक्सीमेट हार्डनेस 400 से 500 के बीच में होगा। अच्छा, तो कितना हार्डनेस है तो ठीक है और कितना हार्डनेस है तो बिल्कुल आपका नुकसान? हार्डनेस मींस योर वाटर इज पॉल्यूटेड, है ना, तो वो कितना ठीक नहीं होता है। अच्छा, वो ऐसे नहीं होता। हार्ड वाटर मींस हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मींस इट विल हैव सम इफेक्ट, अच्छा, सम प्रॉब्लम इट विल हैव। यही कंफ्यूजन सब में होती है एक्चुअली। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के साथ यही होता होगा कि हार्ड वाटर है तो कितना हार्ड वाटर है, बट हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर इटसेल्फ इज डेंजरस एक तरह से, क्योंकि टीडीएस में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि अच्छा 200 से कम टीडीएस है या फिर 100 से कम टीडीएस है तो ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी का बात है, है ना। अगर आप लेट्स से यू आर यूजिंग अ एक्सपेंसिव हीट पंप एट योर होम, देन यू हैव टू हैव अ सॉफ्टनर, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, है ना। एंड आप एक आजकल बहुत सब लोग टीयर 2 सिटी से टीयर 3 सिटी से मूव करते हैं, तो जैसे ही मूव करते हैं हेयर फॉल शुरू हो जाता है। दिस हैपेंस, इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन नोएडा, गुड़गांव, ऐसी सिटीज के अंदर। आप देखिए जैसे ही लोग आते हैं
उनको पहला प्रॉब्लम यही फील होता है। नोएडा में रहने वाले लोगों से तो मैंने यही सुना है कि नोएडा शिफ्ट होते ही कुछ समय के बाद मैं गंजा हो गया। गंजा सो और कई लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि वो क्यों हुए हैं। तो लोगों में अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। मुझे तो लगता है कि वाटर हार्डनेस को लेकर के अवेयरनेस की इतनी कमी है कि लोगों को समझ ही में नहीं आता है कि करना क्या है। मतलब बाल झड़ रहे हैं क्योंकि दिस इज समथिंग वो समझ में नहीं आता है कि वाटर हार्ड है। देखने में तो क्लीन लगता है, कई बार टेस्ट में भी कुछ वैसा नहीं सिग्निफिकेंट चेंज होता है, तो समझ नहीं आता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अच्छा नहीं हमारे यहाँ तो हार्ड वाटर है ही नहीं। तो मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। इफ यू, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको किट से टेस्ट करना चाहिए या कुछ भी मंगवाना चाहिए, बट आपके यहाँ पे अगर TDS लेवल 500 पार कर रहा है, ओके, तो पानी में जो हार्डनेस है ना वो आपको इफेक्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि वो लगभग 250 से 300 होगा। तो आप एक ये छोटा सा कैलकुलेशन लेके चल सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पे 500 के लगभग TDS है, 500-600 के, तो आपका पानी जो है वो हार्ड है और आपको इफेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच लोकेश जी, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी ये और काफ़ी ज़रूरी कॉन्वर्सेशन थी आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हर दिन इस प्रॉब्लम से दो चार होते हैं और जा कर के ऑनलाइन वो, क्योंकि मेरे जानने वाले कितने लोगों ने कई ऑनलाइन जा कर के वो छोटे से जो किट होते हैं शावर वाले, और वो तो बहुत बिकता है, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में हमेशा अमेजोन पे दिखता है। तो समझ में नहीं आता है कैसे। आई एम श्योर कि आप लोगों को एक इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि वाटर सॉफ्टनर क्या होता है, वाटर प्यूरिफायर क्या होता है, वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है कैसे जाने, RO कैसे होता है, या फिर नदियों की सफाई कैसे की जाती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, ऑटो क्या होता है, मैनुअल क्या होता है। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारे वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये पता चले कि कम से कम जो प्रॉब्लम हो रही है, कई बार होता है कि लोगों को लगता है हेयर फॉल हो रहा है तो मे बी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की बॉडी में कमी होगी, बट वो देखना भूल जाते हैं कि अच्छा उनका वाटर ही हार्ड है। तो मेक श्योर कि आप भी अपने घर के वाटर के हार्डनेस और TDS वगैरह चेक करते हैं। टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।